Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So today's class is about the test paper which we conducted yesterday on the topic number system. Chapter number 1 of your NCERT book. The very first topic of your NCERT book, number system. So what we will do? We will analyze the test paper. हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या सही किया, क्या गलत किया. ओके, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और जो जो गलतियां करी हैं उनको आगे से करने से बचना है. ओके ना, ठीक है. चलो, तो इट वाज अ वेरी इजी पेपर, बट आप लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. आई रिग्रेट टू से. अच्छा, मार्किंग आपको डिफिकल्ट लगेगी. जो मार्किंग मैंने आपकी टेस्ट पे कॉपीज में की है, तो आपको लगेगा कि वो थोड़ी सी टाइट मार्किंग की है, बट बिलीव मी ऐसी मार्किंग ही होगी आने वाले सालों में. हो सकता है स्कूल वाले थोड़ी ढीली मार्किंग करते हो, तो वो आपको खुश करने के लिए करते हैं, और कुछ नहीं होता कि देखो देखो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं. आपको या आपके पेरेंट्स को खुश करने के लिए अगर वो कर रहे हैं, तो वो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट. ठीक है, मैं किसी को खुश नहीं करता हूँ, मैं जो सच्चाई वो बताता हूँ. फिर आपको बुरा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगना भी अच्छी बात है. बुरी जो चीज लगती है ना, चुभती है, तो उससे क्या होता है, हमको कुछ अच्छा करने की एक मोटिवेशन मिलती है. और जब हमको लगता है कि हाँ हमारा तो सब सही चल रहा है, तो हम फिर क्या होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऐसी ही टाइप मार्किंग मिलेगी. ठीक है, ओके. फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल, आधे से ज्यादा बच्चों ने इसको 3/5 एंड 1/2 से सॉल्व किया है. संयम उनमें से एक है. ये माइनस नहीं दिखा आपको? तब बड़ा बड़ा लगाया था मैंने, नहीं दिखा? लगाया तो आप नहीं होंगे, लगाया. तो -3/5 एंड -1/2 था, बट कई बच्चों के शीट्स में 3/5 एंड 1/2 से सॉल्व कर रखा है. मैंने उनको भी फिर भी मार्क्स दे दिया, क्योंकि उनका लॉजिक सही था. बट एग्जाम में नहीं मिलते ऐसे मार्क्स. -3/5 है तो -3/5 के ही मार्क्स मिलेंगे, 3/5 के नहीं मिलेंगे. क्या करना था हमको ऐसे क्वेश्चंस में? स्टेप नंबर 1, हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं. टेल मी. सो -3/5 एंड -1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो 5 एंड 2 को सेम करके 10 बनाया जा सकता है. 5 × 2 10 होता है, मतलब एलसीएम लेना है इसका. 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है? 10. सो मैं -3/5 में भी 5 को 10 बनाऊंगा, और मैं -1/2 में भी 2 को 10 बनाऊंगा. सो जैसे ही मैं 5 को 10 बनाऊंगा, तो 5 × 2 लिखना पड़ेगा. और मैं × 2 नीचे कर रहा हूं नीलेश. जब अपन × 2 नीचे करते हैं, तो ऊपर भी × 2 ही करेंगे. आपने तो 1 ही कर रखा है, तो नीचे और ऊपर सेम ना कहीं तो किया होगा, चेक करना. इस टाइप की प्रोसेस आपने फॉलो कर रखी है कि नीचे जैसे रेशनलाइज में कर रखा है, शायद कहीं ना कहीं आपने ऐसा प्रोसेस फॉलो किया है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 है. क्या बनता है ये? -6/10. ये क्या बनता है? अब इसको 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर नीचे 5 किया है तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा. सो इट विल बी -5/10. क्लियर? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक स्टेज में क्रॉस कर गया. स्टेज नंबर 2, मतलब दूसरी स्टेज क्या है? अब क्या करना है सर? डिनोमिनेटर बराबर कर दिए मैंने. अब आपको देखने, आपको कितने नंबर चाहिए थे? 10. तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जितने भी नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा, जितने भी नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा. सो 10 से एक ज्यादा क्या होता है? 11. तो मैं क्या करूंगा, अब ऊपर और नीचे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा. -6 × 11 एंड 10 × 11. हियर आल्सो क्या करेंगे? -5 × 11 और 10 × 11. अब याद रखने वाली बात क्या है, सुनो. इस पोजीशन पे तो 1 2 3 4 चारों नंबर सेम है. 11 11 11 11, जो भी होगा सेम होगा. 11 होगा तो 11 होगा, 12 होगा तो 12 होगा, 15 होगा तो 15 होगा, 16 होगा तो 16 होगा. इस पोजीशन पे ये सेम होने की गारंटी नहीं है. देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, क्योंकि इस पोजीशन में आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तभी तो 10 10 डिनोमिनेटर सेम हुआ. तो इस पोजीशन पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, उस पोजीशन पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं चारों जगह. क्लियर? ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो -6 × 11 इज -66 डिवाइडेड बाय 10 × 11 इज 110 एंड -55 डिवाइडेड बाय 10 × 11 इज 110. अब देखो, आपको 10 नंबर चाहिए थे ना, तो आपको एग्जैक्टली -66 एंड -55 के बीच में 10 नंबर मिल जाएंगे एग्जैक्टली. ना 10 से कम मिलेगा, ना 10 से ज्यादा मिलेगा. ठीक है. अच्छा, जब अपन नंबर लिखते हैं तो आप बड़े से छोटा लिखते हो या छोटे से बड़ा लिखते हो?
छोटे से बड़ा। जैसे मैंने कहा कि 1 से 10 के नंबर बताओ, तो आप ऐसे बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप ऐसे बताओगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में बताओगे। सो -66 एंड -56 55 में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? -55 क्या है, बड़ा या छोटा? बड़ा। नंबर लाइन में -55 राइट साइड में आएगा, फिर -56 -50 ऐसे करके -66। तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है, और जो राइट साइड में होता है वो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा है एक्चुअली वो उतना छोटा है। आप 55 रुपए के कर्जे में हो और आप 66 रुपए के कर्जे में हो, तो कौन सी कंडीशन आप पसंद करोगे? 55 वाली कंडीशन ही पसंद करोगे ना, ये कर्जा है एक तरीके का। सो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो हमको छोटे से बड़ा चलना है, बड़े से छोटा नहीं चलना है। तो छोटे से बड़ा बोले तो -66 से -55 पे चलना है, ना कि -55 से -60। कई बच्चों ने ऐसे भी चलाया, 55 के बाद स्टार्ट किया 56 से, -56 से। मैंने मार्क्स नहीं काटे, बट आपको याद रखना है असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। सो -66 के बाद अगला नंबर -67, और डिनोमिनेटर सबका क्या हो जाएगा? 110। दूसरा नंबर बोलो। सॉरी, गलत करने लग गया मैं और छोटा जाने लग गया। -66 के बाद और लेफ्ट साइड जाने लग गया। बड़ा चलना है, बड़ा, छोटे से बड़ा चलना है। सो -66 से अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा? -65 डिवाइडेड बाय 110, देन -64 डिवाइडेड बाय 110, देन -63 डिवाइडेड बाय 110, देन -62 डिवाइडेड बाय 110, देन -61 डिवाइडेड बाय 110। ऐसी गिनती लिखने भी नहीं आती तो बेटा फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। 110, then -59 divided by 110, then -58 divided by 110, -57 divided by 110, and then -56 divided by 110, और उसके बाद वो -55 आ ही गया। सो गिनो एग्जैक्टली 10 नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब किसी ने अगर उल्टी गिनती यहां से गिनना शुरू करी है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो भी मैंने मार्क्स तो दिए, बट ये तरीका गलत है, तो बड़ा नंबर है, आप बड़े से छोटा चल रहे हो, जबकि छोटे से बड़े पे हम कभी भी कोई काउंटिंग लिखते हैं तो लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो देखो, दो नेगेटिव देते ही थोड़ा सा दिक्कत आई, तो सोचो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? चलो, इसका सेकेंड ये वाला ऑप्शन किस किसने अटेम्प्ट किया था? दो ऑप्शन थे ना इसमें, तो ये वाला ऑप्शन किस किसने अटेम्प्ट किया था? हाँ, आपने तो भाई साहब ने दोनों ही कर दिया, फर्स्ट और सेकंड मार्क करके, और दोनों ही गलत कर दिए। हाँ, 1 2, बाकियों ने सेकंड वाला किया था। चलो सेकंड वाला देखते हैं, 5 इरेशनल नंबर्स। ये तो रैशनल थे सारे के सारे, देखो P बाई क्यू की फॉर्म, P बाई क्यू की फॉर्म, P बाई क्यू की फॉर्म, P बाई क्यू की फॉर्म। अब इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब क्या निकालना है? ये तो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन, यस और नो। और जो सेकंड पार्ट है वो कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पता है? 1.4 का, जिसमें इरेशनल नंबर थे, नहीं 1.3 जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स थे, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये 1.3 का है। इरेशनल नंबर निकालना है, 5 ही निकालना है, लेकिन क्या निकालनी है? इरेशनल नंबर। अच्छा देखो, एक और चीज, कई बच्चों ने अंधाधुंध कुछ भी लिखना शुरू कर दिया इस दोनों के बीच में। किसी ने लिख दिया सर -2/5, फिर पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं, 5/7, 6/9, अंधाधुंध। अब देखो, अंधाधुंध अगर आप लिख रहे हो, लिख दो, मार्क्स मिल सकते हैं उसमें भी, बट एटलीस्ट इन दोनों के बीच के तो लिखो। अब इन दोनों के बीच के कैसे लिखें? तो इसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते क्या? 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.6, 5 6 30 होता है, और माइनस भी लगा हुआ है, सो -0.6, और 1/2 तो 0.5 होता ही है, और माइनस भी लगा हुआ है, तो -0.5। तो 0.6 और 0.5 के बीच के भी अगर आप अंधाधुंध भी लिख देते ना, कि कैसे माइनस का 0.56 माइनस का 0.57 ऐसे भी लिख देते तो भी वो करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी रैशनल नंबर है और इन दोनों के बीच का ही है। तो अंधाधुंध भी लिखो तो कम से कम इन दोनों की वैल्यू के बीच के तो लिखो। हमने कुछ भी लिख दिया 5/7। अब 5/7 की वैल्यू तो, पहली बात तो 5/7 तो पॉजिटिव नंबर है, मैंने दे रखे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव कहां से आ गया? दो नेगेटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता ना। तो एटलीस्ट अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा भी लगा दो, तो अंधाधुंध से भी आप आंसर्स दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अंधाधुंध लिखने से भी। क्लियर? चलो, अब 5 इरेशनल नंबर, तो देखो यहां पे तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पर इरेशनल नंबर जब निकालने हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर P बाई Q की फॉर्म में होते ही नहीं है।
इरेशनल नंबर तो हमको केवल डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में ही पता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के नंबर तभी निकाल पाएंगे जब इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पता हो। तो अभी तो नहीं है, तो पता करनी पड़ेगी, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक पता करनी पड़ेगी। सो लेट्स से पहला नंबर क्या है 10/19, दूसरा नंबर क्या है 6/11। सो 10/19 को रफली सॉल्व करो तो 10 डिवाइडेड बाय 19 ऐसे ही करते हो, बोलो। अब टेबल याद नहीं होगी, बोलो। पॉइंट लगाओगे, जीरो लगाओगे, कितनी बार कटेगा, टेबल याद नहीं है। 19 5 जा 95, बचा 5, एक जीरो लगाएंगे, 50 कितनी बार कटेगा, 19 2 जा 38, कितना बचा 12, जीरो। अब किससे कटेगा, 6 से, 19 6 जा 114, ठीक है, बचा 6। चलो तो अब 3 डेसिमल प्लेस मिल गया हमको, तो मैं इसको लिख देता हूं 0.526 एंड सो ऑन। अभी ये चलता जा रहा है, मुझे पता नहीं है, स्टॉप मत कर देना, चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में मुझे बताना रेकरिंग बनेगा या नॉन रेकरिंग बनेगा, गलत लिखा क्या मैंने, क्या कह रहा है, हाँ हाँ, नहीं तो चलता जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जिंदगी भर तक थोड़ा सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो, आपको तो बीच के नंबर चाहिए ना, थोड़ा आइडिया ले लो, 3 क्या 2 भी निकाल लोगे तो भी बीच के नंबर सोच सकते हो, ये तो आइडिया लेने की बात है। किसी को 4 डिजिट से आइडिया मिले, अभी हम 3 डेसिमल प्लेस से काम चला रहे हैं ना, ये पूरा पूरा सॉल्व तो होगा नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चला, नीचे 19 आ रहा है, नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा घुसपैठी हो जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग चलता है, तो 19 आ गया ना। अच्छा बताओ रेकरिंग या नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग तीसरी कैटेगरी थी, रेकरिंग बीच वाली कैटेगरी थी, तो बीच वाली कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी, बीच वाली। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सर जब ये नंबर स्टॉप होगा तो सर बार बार जाएगा। आपको कैसे सपना आ रहा है कि ये स्टॉप होगा, आपको कैसे लग रहा है, कैसे पता चल रहा है कि बार लगेगा ही लगेगा, आप मतलब श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि सर बार तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तब सर रिमाइंडर तब सर 10 सर 100 आ जाए। चलिए बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग आएगा, बार लगने वाला आएगा या नॉन रेकरिंग आएगा, जिसमें बार ही नहीं लग सकता ऐसा नंबर बनेगा, कौन सा बनेगा ये, संयम, रेकरिंग बनेगा। क्यों, आपको क्यों लगता है कि रेकरिंग बनेगा, तो मैं तो डिवाइड कर ही नहीं रहा हूं ना, मतलब देख के नहीं बता, इसका मतलब तो ये हो गया कि सर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, आप रुक जाओ 5 मिनट में डिवाइड करके देख लेता हूँ। इसका मतलब तो ये होगा आपके सबके आंसर्स के, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि सर ऐसे करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए। बेटा ये P बाई Q की फॉर्म है या नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं है, सो नॉन रेकरिंग रैशनल होता है क्या, तो इरेशनल होता है ना। 3 कैटेगरीज थी ना, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की P बाई Q की फॉर्म से कभी बनता ही नहीं है, वो तो इरेशनल है, और ये P बाई Q की फॉर्म है, तो P बाई Q की फॉर्म या तो होगी टर्मिनेटिंग या फिर होगी रेकरिंग नॉन। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो 100% रेकरिंग कैटेगरी की ही होगी, नॉन रेकरिंग की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कोई P बाई Q की फॉर्म नहीं होगी। तो ये 100% रेकरिंग वाला है, इसमें आप आगे चलो कभी ना कभी बार लगेगा ही लगेगा। आपको मिनिमम 18 डिजिट तक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 19 से डिवाइड कर रहे हैं, एक कम, मिनिमम 18 डिजिट तक चेक करना पड़ेगा। 18 के अंदर 100% है, या तो 17 डिजिट में बार लग जाए या 16 में लगे, कब लगे वो तो चेक करना पड़ेगा, पर लगेगा, 18 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी मैक्सिमम लिमिट है। डन, ओके। चलो 6/11 सॉल्व करो जरा, 11 की टेबल तो आसानी होती है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 5, फिर 4, अब वापस 6 आ गया, तो 6 से ही स्टार्ट किया था, 6 से ही खत्म, तो इसमें तो इसके ऊपर ही बार लग जाएगा, 0.5454, तो 0.5454, ठीक है, 4 डिजिट आ गए। तो एक काम करो, इधर भी फिर चौथा डिजिट निकालो, दोनों बराबर कर दो, तो चौथा डिजिट निकालने के लिए 0 लगा दूं, एंड 19 3 जा 57, सो 3 और लग जाएगा इसका, ठीक है। अभी तो 4 डिजिट इधर भी आ गए, 4 डिजिट इधर भी आ गए, इसके बीच के नंबर ही तो चाहिए, तो इसके बीच के नंबर नहीं निकाल सकते कि कितने सारे निकाले थे हमने क्लास में बैठ के, 0.52 है यहाँ पे, और यहाँ पे 54 है, तो 52 और 54 के बीच में 53 मिल गया, 53 मिल गया, तो 0.53 को तो कर दो फिक्स, पर आगे कुछ ऐसा इरेशनल टाइप का बनाओ, जैसे कि
1 0 1 0 1 0 0। इरेशनल टाइप बनाना है ना, क्वेश्चन क्या है, इरेशनल या रैशनल? इरेशनल। इरेशनल बनाना है तो इरेशनल फॉर्म तो ऐसी होती है ना जिसमें बार नहीं लग सकता। 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 लगा के डॉट डॉट, एक बन गया। दूसरा बनाओ 0.53 को तो कर दो फिक्स, क्योंकि 52 और 54 के बीच में 53 ही मिला। अब बाकी कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं बनता, कुछ भी बना दो। 2 7 2 2 7 2 2 7 4 टाइम 2 7 देन 2 डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारे बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हम बना सकते हैं। इतना सरल सा क्वेश्चन था, केवल 2 डिवीजन लगा के आपको डेसिमल फॉर्म पता करनी थी। एक बार डेसिमल फॉर्म पता हो जाए तो बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 को। इसको क्लियर है? तो एक लॉजिक याद रखो, जब रैशनल पूछे तब तो पी बाई क्यू की फॉर्म से काम चलाना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके। और जब इरेशनल पूछे तो आपको 2 नंबर डेसिमल फॉर्म में चाहिए पहले। अगर उसने दे रखे हैं तो बल्ले बल्ले, जैसे एक्सरसाइज में उसने डेसिमल फॉर्म में ही दे रखे थे, मैंने आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में दे दी, नहीं उसने पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखे थे। एक्सरसाइज में भी उसने पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखे थे, उसको डेसिमल में हमने चेंज किया था, चेंज करके कर देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 सबको? ठीक है, चलें सेकंड पे। तो मैं तो ज्यादा आसान मानता हूं उसको उल्टा। इसमें अगर इतना पता कर लिया कि इसकी फॉर्म ये, इसकी फॉर्म ये, तो कुछ भी बना दो, फिर सारा सही है, सब कुछ सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का था आपका, राइट? तो आपको देख लेना किसको कितने मिले, किसको मैक्सिमम मार्क्स 3 थे इसके। सेकंड क्वेश्चन में √5 को या तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था या फिर √8.7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। इसको अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है अपन ने। बस एक चीज है कि देखो कई बच्चों ने √5 रिप्रेजेंट करते टाइम कुछ ऐसा किया है, 0 1 1 पे 90 डिग्री बनाया, स्पाइरल की तरह करना था इसको। फिर ये √2 मिला, यहां पे 90 डिग्री बनाया, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, तो ये क्या मिला, √3 मिला। फिर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे √2 बनाया लेट से, तो ये √4 मिला। देन फिर ये 1 सेंटीमीटर का अगेन बनाया 90 डिग्री, तो फाइनली इधर कहीं √5 मिला। तो फिर जब इसको काटने लगे तो यहां से इस तरीके से जब अपन ने कट लगाया यहाँ पे, तो ये कट लगभग 2.25 पे कटना था, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 2.25। तो कईयों की 2.25 के आसपास आ रही है, उनको तो फुल मार्क्स मिले। लेकिन जिसके 2.25 से बहुत ज्यादा दूर आ रही है, लाइक 2.5 को भी क्रॉस कर गए, जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है, सो 2 और 3 के बीचों बीच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2 और 3 के बीचों बीच आ गई तो 2.5 है, उसके बाद भी नहीं आनी चाहिए, तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए। तो जिसका वो कट नहीं लगा 2 के बगल में, तो उसको मार्क्स पूरे नहीं मिले। अब क्यों नहीं लगा, मैंने शायद आपकी कॉपी में मार्क किया है, आपने बेटा लास्ट में इसको 90 डिग्री नहीं बनाया, आपने क्या किया, इसी के आगे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, 3 जगह 90 डिग्री बनना था, 4 जगह एटलीस्ट, इनफैक्ट यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, यहाँ तक सही जा रहे थे, यहाँ तक आ गए थे। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपको 90 डिग्री नापना था, आपने या तो प्रोटेक्टर गलत रखा या कुछ भी हुआ, आपकी लाइन इसके बाद बिल्कुल सीधी जा रही है। तो सीधी जा रही है तो ये 90 डिग्री का एंगल है क्या, चेक करो, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, 120 डिग्री के आसपास का दिख रहा है, या 90 बना देता ना तो करेक्ट परफेक्ट मैच करता। ओके चलो, √8.7 उससे ज्यादा आसान है। फटाफट से इसकी थ्योरी क्या है बेटा, पहले 8.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, फिर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करनी है लाइक दिस, फिर इस पूरी का हाफ लेना है। सो 8.7 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 9.7। 9.7 का हाफ करूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, सो अंदाजन आएगा ये 2 4 जा 8 17 2 8 जा 16 एंड 5 4.85, यानी 4.8 और 4.9 के बीचों बीच। ठीक है, लेट से वो यहाँ पे आ गया 4.8 एंड 4.9 के बीचों बीच, लेट से वो यहाँ पे आ गया। फिर आपको क्या करना था, सेमी सर्कल बनना था लाइक दिस, ऐसा करना था। अब जब अपन ये सेमी सर्कल बना रहे थे तो किसी बच्चे का ये सेमी सर्कल यहां से शुरू होके यहीं खत्म हो रहा था, किसी का बाहर जा रहा था, तो जिसका कोने से कोना मिला उसको ही फुल मार्क्स मिलेंगे, और जिसका कोने से कोना नहीं, बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं चलेगा। किसका है चेक करो, मैंने मार्क भी किया वहां पे कि कोना नहीं मिला उसका, आपका ही, आपका तो कोना नहीं मिला आपका, तो आपने क्या सोचा, सर देखेंगे नहीं, क्या सोचे थे, सरदार खुश होंगे, शाबाशी देंगे, तो कोना नहीं मिला था तो मिटा के फिर वापस 3 नंबर का था, अगर कोना नहीं मिला था तो मिटा के वापस ट्राई करते, क्या कमी रह गई। या तो ये पॉइंट, एक तो सबसे बड़ी कमी आपकी सबके कंस्ट्रक्शन में ये थी कि आप पेंसिल को शार्प करके नहीं ड्रॉ कर रहे हो, शार्प करके नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो पॉइंट जो है एग्जैक्ट बिल्कुल इतना, पॉइंट की पता है थिकनेस नहीं होती,
कभी भी पॉइंट 1 सेंटीमीटर लंबा, कभी सुना है आपने कि एक पॉइंट लगाओ 5 सेंटीमीटर लंबा, ऐसा होता है क्या? एक पॉइंट लगाओ 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 सेंटीमीटर होता है वो। तो एज क्लोज एज बिल्कुल इतना सा होता है, और हम लगाते हैं बिंदी की तरह। तो बिंदी की तरह लगाते हैं, तो जब अपन उसमें कॉम्पस रखते हैं ना, तो कॉम्पस हिलता है, इसलिए कोने से कोना नहीं मिलता है। सो पेंसिल को शार्प करके कंस्ट्रक्शन करो, ये कोने भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद करते क्या है वो भी सुन लो। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री खींचते हैं, खींचने के बाद ये जो इंटरसेक्शन आता है, यही इंटरसेक्शन है मेरा रूट ऑफ 8.7 की लंबाई का इंटरसेक्शन है ये। इसको नापेंगे कॉम्पस से यहाँ पे, और आगे जहां पर भी कट रहा है। अच्छा, ये कटेगा कहाँ पे? ये 3 के बगल में कटेगा, 3 से पहले कटेगा। क्यों? क्योंकि रूट 9 3 होता है, तो रूट 8.7 थोड़ा सा कम है इससे, तो इसकी वैल्यू भी 3 से थोड़ी सी कम होगी, 2.9 2.91 के आसपास होगी। सो 2.9 पर जिसका कट रहा था उसको फुल मार्क्स मिला, प्लस कोने से कोना भी मिलना चाहिए, दोनों बातें। अरे यार, सामने साफ साफ दिख रहा है कि तेरा ये कोना, अंधे को भी दिख जाए, कैसे मार्क्स देगा? सर अंदर देख। अरे दिख जाएगा, इतनी सी बात तो, कहावत है, भावनाओं पे आ जाए। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो, कई बार ऐसा होता है, वैसे बोलनी नहीं चाहिए बातें, आपका काम तो ये है कि आप परफेक्शन से सॉल्व करो, बट कई बार क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करते हैं, होता ही है। बट एडजस्टमेंट ऐसी करो ना कि दिखे तो ना ये तो इतना गैप तो कोई भी दिखेगा कि कोना ही नहीं मिला इसका, थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट कर देता तो मार्क्स मिल जाते, बाकी सब सही था। ठीक है, जैसे कई बार पता है क्या, जैसे पहले अपन एंगल बनाते थे, अभी इस साल आपके 11 चैप्टर नंबर 11 कट गया इस साल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाने होते हैं, 120 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास की मदद से एंगल बनाने होते हैं। सो लेट से 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपने बचपन में सीखा होगा, ऐसे बनता है, एक लाइन खींचो, एक आर्क काटो, और सेम आर्क यहाँ से यहाँ काटो, और ऐसे बनाते, 60 डिग्री का एंगल होता है, सीखा होगा? सीखा होगा। तो कई बच्चों का नहीं बनता ना, पता है क्या करते हैं प्रोटेक्टर से पहले बना देते हैं, प्रोटेक्टर से नाप के बना लेते हैं और फिर आर्क खींच देते हैं यहाँ पे से। तो ये एडजस्टमेंट भी ठीक है, चलो कुछ तो दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क किया उन्होंने। बट मान लो ऐसा कर दें वो कि पहले लाइन खींच दें और फिर कॉम्पस से आर्क यहाँ कट रही है, तो ये तो बेवकूफी मानी जाएगी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, आई एग्री टू दैट, बट स्मार्टली यूज करो, स्मार्टली उसको इस्तेमाल करो, और कोशिश तो ये करो कि कंस्ट्रक्शन से ही हमारा करेक्ट आंसर आए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमने ओमिट कर दिया है, क्यों ओमिट कर दिया? क्योंकि वो आपके बुक से भी ओमिट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वाले नंबर को हम कैसे विजुअलाइज करें, नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेस तक करना है। 4 डेसिमल प्लेस मतलब 6.4545। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी सुन लो कैसे करते हैं, वैसे तो प्रोमिटेड है। हम जैसे अभी मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे जूम करते हैं, मान लो कोई चीज नहीं दिख रही तो जैसे मैग्नीफाई करते हैं उसको, फिर और नहीं दिखती तो और मैग्नीफाई करते हैं, फिर और नहीं दिखती तो और मैग्नीफाई करते हैं। तो वही काम इसमें करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं पहले 1 से लेके 10 तक। फिर जैसे मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो ये नंबर 6 और 7 के बीच में होगा कहीं, तो 6 को पकड़ते हैं इस साइड से, 7 को पकड़ते हैं और खींच के उसको मैग्नीफाई करते हैं। सो जो दूसरी नंबर लाइन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, 6 और 7 से मिलती है, उसके बीच के नंबर होते हैं 6.1 6.2। फिर ऐसे करते करते आ गए हम, तो 6.45 है ना, तो 6.45 6.4 और 6.5 के बीच में होगा। फिर तीसरे स्टेप पे हम 6.4 और 6.5 को पकड़ के फिर मैग्नीफाई करते हैं, ऐसे मैग्नीफाई करते 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 उस नंबर तक पहुंचते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, इसमें 3-4 स्टेप्स में काम होता है, मैग्नीफाइंग स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको, है ना, मैग्नीफाइंग क्लास वाली स्ट्रेटेजी, जो इस साल कर चुका। ठीक है, नहीं करना, अब वैसे इजी टॉपिक था, नहीं करता तो शायद फायदा होता। चलो, जो हो गया सो हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें रैशनल इरेशनल बताना था, क्या करना था इसमें, तो सिंपलीफाई करना था। अब देखो भैया यार, इतनी सी बात है कि अगर रूट 16 को भी आप सॉल्व करके 4 नहीं लिख सकते तो कैसे मार्क्स मिले? रूट 16 को रूट 16 छोड़ा जाता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यार, रूट 1 को रूट 1 नहीं छोड़ सकते, सॉल्व करके 1 लिखना पड़ेगा। रूट 2 को रूट 2 छोड़ दो, रूट 3 को रूट 3 छोड़ दो, मना नहीं है। रूट 4 को 2 सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। रूट 5 को रूट 5 छोड़ दो, रूट 6 को रूट 6 छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, अगेन रूट 9 को 3 लिखना पड़ेगा। सो रूट 16 को तो 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कैसे छोड़ सकते हो, ये तो पाप है, तो घोर पाप है। ठीक है, चलो देखो, तो 7 इंटू 3, अच्छा कई बच्चों ने तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई हुई है, a प्लस बी इंटू, भाई a प्लस बी, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी में चेक तो करो, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, जैसे अगले में हो रहे हैं, 2 से 2 मैच हो रहा है। और इधर आगे देख,
√5 से √5 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना। यहाँ पे क्या ये मैच हो रहा है, 7 और 3 एक जैसे होते हैं क्या, और ये दोनों सेम होते हैं क्या? सो हाउ, तो कहाँ से अपन a प्लस बी a माइनस बी कहाँ से विचार में आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसमें कोई चारों नंबर अलग है तो कोई आइडेंटिटी थी नहीं 4 नंबर के लिए तो हमारे पास, ठीक है। एटलीस्ट 2 नंबर तो मैच होते, मान लो ये दोनों मैच हो जाते, यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे प्लस होता, तो फिर चलो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी है जिसमें पहला पहला नंबर मैच करता है। बट कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो एक ही तरीका है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 7 इंटू -√2 -7 बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई, इतना अच्छे से सिखाया था, फिर भी कई बच्चों ने 7 2 जा 14 कर रखा है। अरे भैया ये बाहर वाला अंदर वाले से गुणा कैसे हो सकता है, ये हिम्मत नहीं अंदर घुसने की, गेट लगा हुआ है रूट का, ठीक है। सो बाहर वाला बाहर ही बैठेगा, 7 बाहर है ना तो बाहर ही बैठेगा, 2 अंदर है ना तो 2 अंदर ही बैठेगा। आगे बोलो √8 को 3 से करा दूं, क्या आएगा बताओ, 3 बाहर है 8 अंदर है तो क्या आएगा 3√8, और फिर √8 को -√2 से कराओ जरा, √8 को अब अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, -√16 डन। अब सुनो 21 तो 21 ही रहता है, 7√2 भी 7√2 ही रहता है, और -√16 को आप -4 लिख सकते हो, 16 का रूट क्या होता है 4, लेकिन 3√8 भी सॉल्व हो सकता है, √8 को भी √8 नहीं सॉल्व छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 8 को फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 बनाया जा सकता है, और जब हम ऐसा बनाते हैं तो 2 इंटू 2 का पेयर कंप्लीट हो जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा ना। तो रूट के नंबर्स को उठा के सॉल्व करा जाता है, हमेशा ऐसे नहीं छोड़ा जाता, जिनका पेयर नहीं बनता उसको अंदर छोड़ा जाता है। इसका पे जैसे मान लो मैंने कहा √6, तो √6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, सो 2 का भी पेयर नहीं बना 3 का भी पेयर नहीं बना, इसलिए √6 को √6 छोड़ा जाएगा। √8 में तो एक 2 का पेयर कंप्लीट होगा ना कि नहीं होगा, तो कैसे हम अंदर छोड़ सकते हैं उसको, बुरा मान जाएगा वो, कहेगा बड़ी मेहनत से तो मैंने पेयर कंप्लीट किया और आप जो है अंदर छोड़ रहे हैं मुझे। सो सही करो, 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और -√16 तो वैसे भी सॉल्व करके लिखी दोगे 4। अब 2 इंटू 2 का पेयर कंप्लीट हुआ तो 21 -7√2 प्लस 2 इंटू 2 का 3 तो बाहर है ही सही, एक पेयर कंप्लीट हो गया तो 2 भी बाहर आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 का एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रहेगा तो √2 -4, सॉल्व करो 21 -7√2 और 3 2 जा, अब बाहर वाले से तो मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा 6√2 -4। अब देखो 21 -4 किया जा सकता है ना, सेम नेचर के हो गए, 21 -4 क्या होता है 17, और ये दोनों भी सेम नेचर के हो गए, ये भी √2 ये भी √2, तो इन दोनों को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो -7 + 6 क्या होता है, -7 + 6 -1 क्या होता है, -7 + 6 क्या होता है -1, तो -1√2 आ जाएगा आंसर, और -1√2 को हम सिंपली -√2 लिख सकते हैं। ये है इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म 17 -√2, ठीक है। एक भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, एक भी बच्चे ने, शैली आपने भी यहीं पे छोड़ा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ फर्स्ट स्टेप पे छोड़ा हुआ, ठीक है, आपने भी यहीं पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला करीब करीब सबने सॉल्व किया था, इजी था। इसमें तो a-b to a+ भी लग रहा है, क्योंकि सेम नंबर्स मिल गए ना हमको, देखो 2 2 से मिल रहा है, √5 से मिल रहा है, सो इट इज सिंपली a-b into a+b, वो क्या होता है, वो क्या होता है a² - b, ठीक है। अब कई बच्चों ने आइडेंटिटी यूज तो करी लेकिन आइडेंटिटी लिखी नहीं, जब आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो लिखनी पड़ेगी, या तो यूज ही मत करो, सबको सबसे मल्टीप्लाई कराओ जैसे कराते हो, और अगर यूज कर रहे हो तो फिर लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली लॉ यूज किया है इसमें किसी ने लेकिन लिखा नहीं, सो लॉ यूज कर रहे हो तो लॉ भी लिखना पड़ेगा, कौन से लॉ से आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। सो ए की जगह आ जाएगा 2, बी की जगह आ जाएगा, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे कैसे में, 2 - √5 2 + √5, सो ए की जगह क्या आ रहा है 2 और बी की जगह क्या आ रहा है √5, सो ए का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और बी का स्क्वायर करूंगा तो का स्क्वायर करना पड़ेगा, सो 2 का स्क्वायर क्या होता है, और स्क्वायर से रूट करके 5, 4 - 5 -1, सो एक एक नंबर के हैं चारों क्वेश्चन, तो जिसने फर्स्ट को आधा ही किया उसको आधा ही मिला है, और फर्स्ट को सेकंड को पूरा किया तो एक नंबर इसमें पूरा मिल जाएगा। चलें थर्ड पे,
थर्ड पे चलें। 243 की पावर 3/5। सो सबसे पहले अंदर वाले को फैक्टराइज करेंगे। मैंने आपको याद करने के लिए दे रखा है कि 3 की 5 पावर्स याद करनी है और 3 की 5वीं पावर 243 ही होती है। 3 टू द पावर 5 क्या होती है? 243। ठीक है, तो 243 को लिख सकते हैं अपन 3 टू द पावर 5 और इस पूरे की पावर क्या है? 3/5। अब बच्चा बच्चा क्या जानता है? पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो 5 से 5 खत्म, 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27। एक नंबर का था, ये भी इजी था। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया तो इसको अलग से देखो, इसमें क्या दिक्कत आई आपको मुझे बताना। ध्यान से देखो सारे बच्चे इस क्वेश्चन, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने कल भी कहा था और अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो घर जाके भी ट्राई करना पड़ता है कि चलो घर पे ट्राई कर लेते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एग्जामिनेशन के टाइम सॉल्व नहीं होता क्योंकि वहां पे प्रेशर रहता है, वहां पे जो चीज कई बार आ रही होती है वो भी नहीं होती हमसे, तो घर जाके हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते तो हो जाता है। तो करना चाहिए एटलीस्ट, जो क्वेश्चन नहीं आया वो तो कर जाके एक बार चेक करके देखना चाहिए कि यार ये होगा कैसे आखिर। तो देखा था किसी ने, इतनी जहमत तो उठाते ही नहीं है। गुरुजी कल सॉल्व करवा ही देंगे, फीस देते हैं गुरुजी को, ऐसी थोड़ी ना, हम क्यों करें, है ना? है कि नहीं है? सही बात है ना? सही है ना? ओके, बोलना क्वेश्चन क्या है और एनसी और बुक से पर चिपके रहना कि बुक के क्वेश्चन करने, बुक के क्वेश्चन करने। एक आध क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा लेके चलो कम से कम, ठीक है? बोलो क्या है? 9 की पावर 3/4 अच्छा, एक बच्चा था केवल, उसने क्या करा, बाकी सब सही कर दिया है, बाकी सब उसने इस क्वेश्चन में सही किया है, इस 9 को कहीं भूल गया। वो पहली स्टेप में तो 9 लिखा है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी स्टेप में इस 9 का कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब उसने इस इतना पार्ट सॉल्व कर दिया, इतना इतना और इतना तो उसने सही सॉल्व कर दिया, पर इस 9 को पता नहीं भूल गया, या हो सकता है कि सॉल्व करना नहीं आया तो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, आया ही नहीं कैसे करते तो चलो छोड़ देते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। अब पता नहीं वो कौन बच्चा था, आपने क्या किया? मैंने उसमें बकायदा लिखा है व्हाट अबाउट दिस 9, आपके में लिखा हुआ है व्हाट अबाउट दिस 9, इस 9 का मार्क मिलेगा, एक नंबर में सादा ही मिलेगा। चलो देखो, देखो यहाँ पे क्या था 1/2, तो सब में बेस सेम है, बेस सेम है, क्या पावर्स जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी, इतना ही काम करना था। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे तो पावर 3/4 है, यहाँ पे तो पावर 5/4 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, तो बेटा 9 को मैं 9 की पावर 1 नहीं लिख सकता क्या? तो एक पावर लिख दो, अब इसकी भी पावर हो गई, हो गई, इसकी भी पावर है, सबकी है, पावरों को जोड़ना घटाना था, दैट्स इट, इतना सा काम करना था और कुछ करना ही नहीं था। देखो कैसे, यहाँ पे पावर 1 हो गई। सो क्या लॉ है? लॉ क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस सेम पावर अलग अलग है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा लॉ क्या है? अगर डिवाइड करना हो तो फिर पावर्स का डिफरेंस कर देंगे। ये दो लॉ है कि नहीं है बताओ? ये दो लॉ है कि नहीं है? है ना? है ना कि नहीं है? बोलो, बोल दो नहीं है, है पक्का है? तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? है ये दो लॉ हमारे पास, यूज करें इनका। सो इनटू हो रहा है तो पावर को जोड़ना है, डिवाइड हो रहा है तो पावर को घटाना है, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर घटानी है। सो इधर इनटू हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो बेस ए ही लेना पड़ेगा, यानी बेस 9 लेना पड़ेगा। और पावर क्या क्या है बताओ? ऊपर 3/4 एंड 3/4 प्लस, अच्छा सर ऊपर क्या है, टांट पे चढ़ के सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, सोल्व ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा था रफ में सोल्व करके इधर ले आना, जरूरी नहीं है कंजस्टेड तरीके से भी कहीं ने सोल्व करने की कोशिश करी। भाई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 3/4 प्लस 5/4 को रफली सोल्व करके आ जाओ, मैं थोड़ा उधर ही सोल्व करके देखो, ठीक है? डिनोमिनेटर में भी यही करना है। क्या है 9 और पावर क्या क्या है 1 और 1/2, पावर क्या है 1 और 1 प्लस 1, डन। अब
उनको सोल्व करना है, इनको सोल्व करना है। इधर इनटू था तो इधर भी जोड़ दिया, उधर इनटू था उधर भी जोड़ दिया, न्यूमरेटर्स में भी इनटू थे जोड़ दिया, डिनोमिनेटर्स में भी इनटू थे जोड़ दिया। सो इट विल बी इक्वल टू 9 की पावर, बोलो 3/4 और 5/4 को जोड़ना नहीं आता, कैसे जोड़ते हैं? 4 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 + 5/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का सेम है। और 3 + 5 क्या होता है? 8, 8/4 क्या होता है? 8/4 क्या होता है? 4/2, 8/4, अरे 2 होता है ना यार, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 नहीं होता है कि 8/4 होता है ना। सो इस 3 + 5/4 की जगह में सिंपली 2 लिख दूं अगली स्टेप में, इसको हटाओ सबको, और इन सब की जगह में लिख दूंगा 2, सिंपली 2। नीचे आओ, अब 1 और 1/2 को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हो 1 और 1/2? 1 + 1/2 कैसे जोड़ते हो? बोलो 1 + 1/2 कैसे करते हैं? नहीं आता? जेन्युइनली नहीं आता? बताओ। एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम किस किस का लेंगे बताओ? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? आगे क्या करते हैं? आगे क्या करते हैं? तो 1 2 का 2 टाइम्स है, सो 2 × 1 2 प्लस 2 1 जा 1 टाइम है, तो 1 1 जा 1, ऐसे ही करते हो। सो 2 + 1 इज 3/, लगा दूं वहां पे 9 की पावर 3/2 जोड़ के, ये रहा 9 और इसकी पावर लग चुकी है 3/। बोलो कोई डाउट यहां तक? नो। अब इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़, लेकिन अब ऊपर से नीचे तो माइनस होगा, ऊपर से नीचे ये वाला लॉग लग जाएगा m - n वाला। सो 2 में से 3/2 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। करो, सो 9 की पावर हो जाती है 2 माइनस, ऊपर पावर क्या है 2, नीचे पावर क्या है 3/2, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस। अब 2 - 3/2 करो फटाफट, क्या आता है? करो। टू माइनस 3/2 1 होता है। वन बाय टू होता है। बेटा आपको ये मुझे सोच के ताजुब होता है, पता नहीं क्यों, कि मुझे एक चीज बताना, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, आप जेन्युइनली नहीं जानते हैं क्या? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है, होता है नहीं होता है? 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। 1/4 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब नहीं पता, 1.5 डेढ़। 5/2 का मतलब, 5/2 का मतलब 2.5। 7/2 का मतलब 3.5। क्या ये चीजें नहीं पता हमको? ये चीजें तो डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। और जिस कैलकुलेशन में आप इतना सोच रहे हो, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती उस कैलकुलेशन के लिए। तो हमको क्या करना है? 2 में से 1.5 घटाना है। अरे भैया 2 रुपए में से 1.5 रुपया गया तो 98 बचेगी, आधा बचेगा। आधा बोले तो 1/2, आधा बोले तो 1/2। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इधर देखो, 3/4 का मतलब होता है 0.75, 5/4 का मतलब होता है ₹1.25, 1.25। तो ₹1.25 और ₹0.25 मिला के 2 रुपए पूरे हो जाएंगे। ₹1.25 और ₹0.25, ₹0.25 मतलब 0.12 आना जिसको अपन कहते हैं, ये 2 रुपए पूरे नहीं होंगे। और फिर 2 में से 1.5 घटाएंगे तो आधा रुपया नहीं बचेगा। 9 की पावर क्या बचेगी? बोलो, 9 की पावर 1/2। और नहीं तो भैया एलसीएम लेके कर देना। एलसीएम कैसे लूंगा? 2 2 जा 4, 4 - 3 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर क्या बच गई? 1/2। तो 9 की पावर 1/2 पे नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि आगे और सॉल्व हो सकता है। अगर हो सकता है तो करना है। तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। या तो वैसे देख लो, और नहीं तो ऐसे कर लो, 9 को फैक्टराइज करना जरा, 3 का स्क्वायर, उसकी पावर क्या है
9 को फैक्टराइज कर दो, 3 का स्क्वायर होता है वो 3 into 3 होता है, और पावर क्या है 1/2, पावर पे पावर, सो 2 into 1/2, 2 से 2 खत्म, सो 3 की पावर 1 यानी 3 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ अगर नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, अब शायद आपने या किसी ने ऐसे किया कि इस 1 को, इस 9 को भूल गए, बाकी आपने यहाँ पे 1/2 लिख लिया, यहाँ पे 1/2 लिख लिया और 2 - 1/2 कर लिया, जबकि ये 1 भी साथ में रहेगा, एक 9 भी तो है ना साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ नहीं करना किसी को नोट डाउन, गुड। क्वेश्चन नंबर 5th वन इज टू रैशनलाइज। अब इसमें रैशनलाइज करना है। कितनी बार बताया था कि मोनोमियल को रैशनलाइज कैसे करते हैं और बाइनोमियल को रैशनलाइज कैसे करते हैं, बोलो बताओ। मोनोमियल को रैशनलाइज कैसे करते हैं? उसी से मल्टीप्लाई करके। तो कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई करा देते हैं? √6 का कॉन्जुगेट निकाल रहे थे -√6। कौन निकाला? आपने निकाला बेटा। कॉन्जुगेट निकलता ही नहीं है मोनोमियल का, तो बाइनोमियल का निकलता है। मोनोमियल का तो कॉन्जुगेट होता ही नहीं है, सिंगल टर्म है ना, और इस जिसमें सिंगल टर्म है नीचे, उसको रैशनलाइज करने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो √6 से ही करना था। चलो आपने -√6 से कर दिया तो भी गलत नहीं माना जाएगा, तो भी सही माना जाएगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन फिर रॉन्ग कर दी, आगे कैलकुलेशन भी रॉन्ग कर दी। चलो आपने गलती से √6 की जगह -√6 से कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन आगे कैलकुलेशन सही कर दो। फिर देखो कैसे करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है? 3 डिवाइडेड बाय √6, 3 डिवाइडेड बाय √6 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, अगेन इसमें गलतियां करी हैं आपने कि ऊपर अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और नीचे अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जबकि ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो √6 को अगर मैंने √6 से मल्टीप्लाई कराया है तो ऊपर भी 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? √6 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सेम नंबर से। और अगर आपने -√6 से कराया तो भी सेम नंबर से। चलो 3 into √6, कई बच्चों ने लिखा हुआ है √18, बोलो सही है क्या? सही है? क्या गलती है? नहीं, गलती क्या है? √18 में उसने क्या सोच के √18 किया? बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई करने की गलती करती है उसने। बाहर वाला बाहर रहता है, अंदर वाला, सो ये 3√6 का 3√6 ही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, और √6 into √6 क्या हो जाता है? 6। रूट से आजाद हो जाता है। √6 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कट के। अब इतना भी छोड़ दिया तो भी ठीक है, लेकिन और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो और करना है कैसे? 3 से 1 टाइम, 3 से बाहर वाले से डिवाइड भी हो सकता है, बाहर वाले से डिवाइड भी हो सकता है, और अंदर वाले से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसा भी होगा। सो 1 से 2 टाइम, 1 से 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम कट गया, तो ऊपर बचा √6, नीचे बच गया 2। आंसर। कईयों ने तो इतना शानदार काम किया है कि नीचे इरेशनल नंबर है, ऊपर रैशनल नंबर है। अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ आते आते नीचे रैशनल हो गया, ऊपर इरेशनल हो गया। मैंने आपको साफ साफ बताया था, जब भी अपन रैशनलाइज करेंगे तो इरेशनल पार्ट खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं बच जाएगा। जैसे न्यूमरेटर में पहले नहीं था तो अब न्यूमरेटर में बच गया, क्योंकि ओवरऑल नंबर तो अभी भी इरेशनल है, पर जो डिनोमिनेटर में था वो हट गया, न्यूमरेटर में आ गया, और जो डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट था अब वो रैशनल बन गया। कईयों ने तो नंबर ही रैशनल बना दिए, p/q की फॉर्म आ रही है लास्ट में आंसर, कोई इरेशनल पार्ट ही नहीं है उसमें, ना ऊपर ना नीचे। ऐसा हो सकता है क्या? इरेशनल नंबर अचानक से रातों रात क्या रैशनल बन जाएगा क्या? आपको नंबर को रैशनल नहीं बनाना है। क्वेश्चन पढ़ो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, ऐसा नहीं लिखा कि रैशनलाइज द नंबर्स, नंबर्स को रैशनलाइज कर दो। नंबर तो इरेशनल ही रहेगा, बस डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बाइनोमियल से करना था, मतलब सॉरी कॉन्जुगेट से करना था। बोलो सेकंड पार्ट में किससे करना था? कॉन्जुगेट। तो करो कॉन्जुगेट से। बोलो नंबर, क्वेश्चन क्या है? 1/√5 इक्वल टू, पहले तो क्वेश्चन को लिखा करो, पहले तो क्वेश्चन लिखा करो, क्वेश्चन लगा के इक्वल टू का साइन लगाया करो। अब जो क्वेश्चन है वो एज इट इज, नीचे 1 और √5 - 2, ठीक है। अब इनटू कराना है इसी के कॉन्जुगेट से। सो √5 - 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √5 + 2। और अगर नीचे √5 + 2 से कराया है तो ऊपर भी √5 + 2। अब देखो इस फॉर्म में भी गलती है, शैली आपने भी करी है।
बाइनोमियल को हमेशा सॉल्व करते टाइम एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। लेट्स से मैंने नहीं लगाया, नहीं लगाया, तो बोर्ड मास के रूल के तहत पहले मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसका आंसर बताए क्या लिखोगे? फिर अगली स्टेप में आप लिखोगे √5 -2 इंटू √5 -2 √5 +2। तो क्या इसका आंसर ये है क्या? नहीं है ना, इसका आंसर तो 5 - 2 5 - 4 1 है इसका आंसर। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे ना। हाँ, अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो उसका मतलब क्या होगा कि सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। सो बाइनोमियल जब भी आ जाए, एक टर्म से ज्यादा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, एक टर्म से ज्यादा जब भी चीज बढ़ जाए तो हमेशा उसको ब्रैकेट में पैक करके रखना है, ठीक है? ठीक है, चलो 1 को 5 √5 से भी कराओ, 1 को 2 से भी कराओ, तो 1 इंटू √5 और 1 इंटू 2, और इसमें भी सबको सबसे कराना है। और यहाँ पे a - b to a + b की आइडेंटिटी लग गई। a - b into a + b क्या होता है? a² माइनस, तो a तो है √5 उसका स्क्वायर, माइनस b है 2 उसका स्क्वायर, तो इट इज √5 + 2। √5 का स्क्वायर क्या होता है? रूट से स्क्वायर कटा 5, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये हो जाता है √5 + 2, और 5 - 4 क्या होता है? 1, और 1 से डिवाइड कराएंगे तो वही आंसर आ जाएगा √5 आंसर। सो यू कैन सी रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर 1 बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। पहले डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर था और अभी डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया, तो रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। लेकिन पहले ऊपर रैशनल नंबर था, आज ऊपर इरेशनल हो गया। तो ऊपर कुछ भी हो, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। रेसिप्रोकल नहीं है, ये रेसिप्रोकल है इसका। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? इसका रेसिप्रोकल होगा √5 - 2/1। उधर तो प्लस आ रहा है, रेसिप्रोकल की तरह नहीं है बेटा। रेसिप्रोकल एक अलग चीज है। रेसिप्रोकल में तो जो नंबर है वही उल्टे होते हैं, इसमें तो केवल रैशनल इरेशनल चीज उल्टी हो जाती है। मतलब रैशनल जो है वो इरेशनल हो जाता है, इरेशनल जो रैशनल हो जाता है। नंबर तो अलग अलग है ना। अभी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √6/3, पर आंसर क्या आ रहा है? √6/2 आ रहा है। तो नंबर चेंज है तो फिर रेसिप्रोकल थोड़ा माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर के थे दोनों, और अगले 4 क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं। ये दोनों भी एक एक नंबर के थे जो अभी सॉल्व किए, और ये 4। इसमें रैशनल इरेशनल बताना था बस ओनली। पहला क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया, पहला क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है। शैली आपने भी गलत किया है। क्यों? √4 देखते ही, मतलब एक थ्योरी माइंड में फंसी हुई है कि रूट का नंबर जहां भी दिख ले वो इरेशनल है। ऐसा नहीं है बेटा, रूट के अंदर कौन है वो देखो, 4 है, तो सॉल्व होके 2 हो सकता है ना, तो ये इरेशनल है ही नहीं। तो इसमें कहीं भी इरेशनल पार्ट है ही नहीं, सब रैशनल है इसमें। तो हाउ कैन दिस नंबर बी एन इरेशनल नंबर? इट इज ए रैशनल नंबर, ओके। और सॉल्व कैसे करना था? 2√4 में से पहले एक √4 घटाओ, कैसे करेंगे? 7, 2√4 में से एक √4 गया तो एक √4 बच गया। बोलो, 2 - 1 1 नहीं होता क्या? तो 2√4, जैसे 2x - x क्या होता है? x, 2x - x x होता है। 2x में से एक x गया तो एक x बचेगा, 2y में से एक y गया तो एक y बचेगा। तो 2√4 में से एक √4 चला जाएगा तो एक √4 बच जाएगा। और इसके आगे भी सॉल्व करना है। √4 को लिखना है 2, 7 + 2 9, एंड 9 कैन बी रिटन एज 9/1, जो p/q की फॉर्म बन गई। सो इट इज ए रैशनल। और देखते ही पता लगाना चाहिए था। जैसे अब आपको सिंपली क्लासिफाई करना है, मैंने नहीं कहा कि रीजन भी बताओ। कईयों ने रीजन बता रखे हैं, कईयों ने रीजन बता रखे हैं इसका टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने पूछा है क्या? मैंने क्या कहा? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज। तो जस्ट आपको रैशनल इरेशनल बताना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था। ये आप रफली भी कर सकते हैं, ये सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत थी। केवल आप ये देख लेते कि इसमें कोई इरेशनल पार्ट है ही नहीं। √4 इरेशनल थोड़ी ना, रैशनल है। तो हर जगह रैशनल ही रैशनल लगे हुए हैं, तो इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? एक भी गंदी मछली नहीं है इसमें। क्लियर? ओके। √20, अब √20 सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता तो इरेशनल है। पर इसको सॉल्व करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो कैसे करोगे? 20 को फैक्टराइज करके। सो 20 को फैक्टराइज करना जरा। 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो 2 इंटू 2 एक पेयर कंप्लीट हुआ, तो एक 2 को तो निकाल दो बाहर। सो आंसर क्या आ जाएगा? 2√5। अब 2√5 में √5 तो रह गया ना गंदी मछली, सो इट इज ए इरेशनल। सेकंड का आंसर क्या है? इरेशनल।
अब थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल फॉर्म में है, तो थर्ड एंड फोर्थ में आपको बताना है कि इसकी कौन सी फॉर्म है। सुनो, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो पहले उनकी डेसिमल फॉर्म बतानी है किस टाइप की है, फिर बताना है रेशनल। ये अपनी डेसिमल फॉर्म में थोड़ी ना है, तो इसमें क्यों बता रहे थे कि इसका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, पूछा ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं बताना, इसमें तो बस रेशनल रेशनल बताना है। जो नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो उसमें पहले डेसिमल फॉर्म बतानी है, देन उसके बाद आपको ये बताना है कि रेशनल रेशनल। सो इसमें 6841 तो पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न बन रहा है तो बार लग सकता है ना, बार लगेगा तो 6841 पे बार लग जाएगा, और बार लग जाएगा तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई है, रेकरिंग। पूरी बोलो, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे हुआ, टर्मिनेटिंग तो स्टॉप हो जाता है ना, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बीच वाली फॉर्म थी, और वो क्या होती थी, वो रैशनल होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है रैशनल। अब इधर देखो 81 देन 811 देन 8111 देन 84 तो बार नहीं लग पा रहा, बार नहीं लग पा रहा, तो डेसिमल फॉर्म बताओ पहले कौन सी बनी, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी लास्ट वाली थर्ड वाली, और थर्ड वाली क्या थी, इररेशनल थी। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें, चारों एक एक नंबर के थे, बस आपको रैशनल इररेशनल बताना था। सो इररेशनल पूरे मिले इसमें 4 में 4। ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने ढंग से नहीं किया, 7th वाला, और जब करवा रहे थे तो उस टाइम तो हाँ सर शॉर्टकट भी आ गया, ये भी आ गया, 2 मेथड से करवाया था। जब करवा रहे थे तो बिल्कुल सब फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन एक नोट्स ए सिंगल स्टूडेंट ने जिसने इसमें फुल में से फुल मार्क्स लिए, और ये 2-2 नंबर के थे, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो भाई, अब आखिरी बात देख लो इस क्वेश्चन को कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म बनाई जाती है। कई बच्चे तो ढंग से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से करें या 1000 से करें या 10,000 से करें। किससे करी जाती है मल्टीप्लाई, बताओ, जितने नंबर्स के ऊपर बार हो। तो 3 के ऊपर है तो 3000 से कराई जाएगी, और 1 पर है तो 10 से कराई जाएगी। तो यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था, कोई यहाँ पे 100 से कर रहा है, कोई वहां 1000 से कर रहा है। अच्छा चलो कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना ही नहीं आ रहा। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है। डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता। डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100,000 से तो क्या आंसर आते हैं बताओ। जितने जीरो हैं उतने डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होते हैं, जितने जीरो हैं उतने डेसिमल। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3। तो डेसिमल अभी जिस जगह पे है वहां से 3 डिजिट खिसक के राइट साइड जाएगा, अभी जिस जगह वहां से। ठीक है, और अगर डिवाइड कराते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 12.256। तो उसको क्या मान लेंगे हम, x, उस नंबर को क्या मान लेंगे हम, x। लेट x भी, चाहो तो नोट कर लो, लेट x भी क्या है 12.256, लेट x भी 12.256। पहली स्टेप यही रहती है 256 के बाद, पहली स्टेप यही रहती है। आगे हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, कर दूं एक्सपेंड। सो x की वैल्यू लिख देंगे हम, दैट इज x इक्वल टू 12.256 देन अगेन 256, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, खड़े हो कार्तिक वहां से, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात कर रहे, फाड़ना मत इसको, किसको, पेपर को फाड़ देता है कि उठ के यहाँ पे आके बैठ जाए। हाँ यहाँ पे क्लियर है, बैठ जाए, हाँ नहीं बैठ जाए, देखो तो हॉट सीट दे रहा हूँ। 12.256 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है आपको, कैसे मल्टीप्लाई, ये जो अभी चीज दिखाई दे रही है इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे हम। अब इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करूं मल्टीप्लाई, 1000 से। क्यों, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार है। अच्छा 1000 मिनिमम है यहाँ पे, आप चाहो तो 10,000 1 लाख किससे ज्यादा तो आप किससे भी करा सकते हो, पर कम से कम 3 जीरो वाले नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मिनिमम को ही चूज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। सो 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ओ सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। सो 1000 से मैं
कई बच्चों ने इसको कर रखा है, उसको नहीं कर रखा, दोनों को कराना है, दोनों को कराना है। बोथ साइड्स हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, आपने एक साइड ही करवा रखा है ना, दोनों साइड करवाया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट 1000। ठीक है, बोलो तनिष, x को 1000 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? आपका नाम तनिष है? हाँ, x को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? तेज बोलो। 1000x। एंड बोलो जतिन, इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई, क्यों दोनों को कराना है, तो ये जो भी नंबर दिख रहा है 12.256 256 256 चलता जा रहा है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या नंबर आएगा? यही आ जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने वाला एक नंबर और उसका 1000 गुना वही सेम नंबर ही आएगा। मैंने कहा आपकी जेब में कितने रुपए हैं सर? होंगे कुछ, उसको 1000 गुना कर लो, 1000 गुना करने पर भी उतने ही रुपए रहेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। बोलो 10 के नोट का 1000 गुना कर दूं तो कितने रुपए हो गए? 1000 गुना 1000 टाइम्स 10,000। तो बढ़े कि नहीं बढ़े? वो उतने ही रह गए पैसे, बढ़े तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और अभी अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा था तभी तो बताया मैंने कि डेसिमल नंबर को हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने जीरो हैं, तमाशा दिखा रहा है क्या वो? क्या है उसके पास? तो आगे देखना, वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सीधा बैठ। डेसिमल नंबर को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने जीरो हैं उतने डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। कितने जीरो हैं इसमें 1000 में? कितने जीरो हैं? 3। तो डेसिमल दिख रहा है आपको, ये डेसिमल दिख रहा है, इसको 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? करो। आपको से पूछा मैंने, इतना ही था तो पेपर में करते ना, फिर इतना ही अगर हीरो बनना था तो पेपर में करते दिखाते, वहां तो हुआ नहीं कुछ। देखो यहाँ पे डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करूंगा मैं, अभी यहाँ पर है 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या नंबर बनाइए, ये डेसिमल इधर खिसक गया, क्या नंबर बना पढ़ के बताओ? डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो ये नंबर क्या होगा, पढ़ के बताओ? 12। नहीं समझ आ रहा? ये बिंदी दिख रही है, बिंदी को उठा सकते हो, इसे उठा के यहाँ चिपका सकते हो, चिपकाने के बाद ये नंबर क्या दिखाई देगा? आप बताओ। ये डेसिमल को उठाएंगे हम और 3 डिजिट उठा के यहाँ लगा देंगे, तो अब उठा के और लगाने के बाद ये नंबर कैसा दिखाई देगा? पढ़ के बताओ। क्या 36? 3 कहाँ दिख रहा है? इसके आगे 6 लिखूं? बेटा ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें बिंदी दिखाई दे रही है, इधर देखो ये बिंदी दिखाई दे रही है, इसको हटा दिया मैंने, हटा दिया, ये ले हटा देता हूँ, तेरे सामने हटाता हूँ, हट गई। और 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दी मैंने, तो इधर थी ना 1 2 3, यहाँ 6 के बाद आ गई, 6 के बाद आ गई ये बिंदी, ये आ गई। अब ये नंबर कैसा है, इसको पढ़ सकता है तू? पढ़ के बता। इस नंबर को पढ़ नहीं सकते आप, ये नंबर क्या लिखा हुआ है इसको रीड नहीं कर सकते आप, इस पोजीशन में आप रीड कर सकते हो? पढ़ के बताओ। 12,256 क्या 12,256 12,256 आगे पॉइंट 256 तो ये इसको पढ़ना नहीं आता, ये 12 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, इसको पढ़ना नहीं आता? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और पूरा ढंग से आपने भी नहीं बताया। 12,256.256 ये नंबर बना नहीं बना? 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या नंबर बना बोलो?
12,256 पॉइंट अब इधर लगेगा और आगे क्या है 256। अब डॉट 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 चलता जा रहा है और क्या चीज रिपीट हो रही है 256 256 256 ये चीज रिपीट हो रही है। तो ऊपर अगर 6 डेसिमल प्लेस है 1 2 3 4 5 6 तो या तो 3 ही रह गए या तो 3 ही रह गए। तो मैं क्या कर दूंगा 256 तो चलता ही जा रहा है ना वैसे भी, तो एक और 256 लिख के और फिर डॉट 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 लगा दो। तो इधर भी 6 डेसिमल प्लेस हो गए। सर ये 256 क्यों लगाया क्योंकि बार लगा हुआ है उसको, वो वैसे भी चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो एक बंच उसमें से कैरी कर लिया मैंने। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है 2 - 1 बोलो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 1000x में से एक x गया तो कितने x बचे 999x बचे। और इस नंबर में से इस नंबर को जब आप माइनस करोगे तो पहले तो पैटर्न से पैटर्न उड़ाओ। तो पैटर्न से पैटर्न पता है कहां से उड़ जाएगा, सेम पैटर्न कैच करो 256 256 256 ये सेम पैटर्न है और इधर भी 256 256 256 ये सेम पैटर्न है। सो पहले तो पैटर्न से पैटर्न खत्म हुआ। अब क्या बचा 12,256 और 12 सो 12,256 में से 12 रुपए कम करने बस, पैटर्न से पैटर्न खत्म हो चुका है। क्लियर, ठीक है, पैटर्न से पैटर्न खत्म। क्या बचा बोलो, क्या बचा ओनली 12,256 माइनस 12। अब इसको माइनस कर दो जरा। सो 12,256 माइनस 12 इज 44। ठीक है, सो 990x की वैल्यू ये आ गई। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 12,244 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसको चाहो तो आगे और सॉल्व कर लो, नहीं तो इतना भी छोड़ दो। p बाई क्यू की फॉर्म चाहिए थी, p बाई क्यू की फॉर्म हो गई। क्लियर, और एक शॉर्टकट भी था, शॉर्टकट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले नंबर जो भी है उसमें से बार और डेसिमल हटा के नंबर लिख दो। तो बार भी हटा दो डेसिमल भी हटा दो, तो क्या नंबर दिखाई देगा फिर 12,256। उसमें से माइनस कर दो जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 12 के ऊपर बार नहीं है तो 12 माइनस कर दो और डिवाइड कर दो जितने भी नंबरों के ऊपर बार है उतने बार 9 लिख दो। तो 3 नंबरों के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख दो। ये था इसका शॉर्टकट, सॉल्व कर लो, यही तो आ रहा है यही। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर क्या है 3.471 और केवल 1 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है, लेट x बी, बोलो क्या है 3.471 और 1 के ऊपर बार। सब बस 2 मिनट और, दैट इज x इक्वल टू, बोलो उसको एक्सपेंड करो 3.4711111 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 1 1 1 1 चलता जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स, बोलो 10 से, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर, चाहो तो 100 से एंड 1000 से कर सकते हो, चाहो तो 10 तो मिनिमम है, चाहो तो 100 से कर लो, 1000 से कर लो, 10,000 से कर लो, लेकिन मिनिमम 10 से करना है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। सो करो, बोलो 10 इंटू एक्स क्या होगा, बोलो 10x होगा। और अब 10 से 10 में एक ही जीरो है तो एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, एक ओनली एक। तो देखो यहाँ पे अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, तो एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट कर दो, यहां से उठा के यहाँ लगाओ। बोलो नंबर क्या बन जाएगा फिर 34.7 और देन 1 तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ आया, समझ आया, बोलो हाँ। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है 2 - 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये करना है। तो 10x में से x गया तो 10x है मेरे पास, एक x गुम हो गया, कितने x बचे 9x। अब जब इस नंबर में से इस नंबर को हटाओगे तो पहले तो पैटर्न से पैटर्न उड़ाओ। तो पैटर्न कहां से मैच कर रहा है चेक करो, कहां से, इस नंबर को ध्यान से देखो और उस नंबर को ध्यान से देखो, कौन से डिजिट के बाद पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है, कौन से डिजिट के बाद, गलत, 7 के बाद नहीं। देखो बेटा
नहीं 3.47 एंड 34.71 के बाद का पैटर्न बिल्कुल सेम है 1 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स और यहाँ पे भी 1 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट। तो ये पैटर्न से ये पैटर्न गया और आपको जस्ट 34.71 में से 3.47 माइनस करना है। मतलब कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके बाद इधर भी सेम नंबर है उधर भी सेम नंबर है। तो तीसरे डिजिट के बाद इधर भी 1 1 1 1 1 है और तीसरे डिजिट के बाद उधर भी 1 1 1 1 1। तो ये पैटर्न से पैटर्न खत्म हुआ। बोलो क्या बचा 34.71 माइनस उधर क्या है 3.47। अब माइनस करना तो आता है करो 34.71 में से 3.1 11 में 7 गई 4 6 में 4 गई 2 एंड 34 में से 3 गया तो 31। तो 31.24 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 31.24 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन ये भी p बाई q की फॉर्म नहीं है क्योंकि p बाई q की फॉर्म में p और q इंटीजर्स आने चाहिए। ये तो नॉन इंटीजर है। सो दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 को नीचे ले आओ 100 into 100 नीचे आ जाएगा 3124 डिवाइडेड बाय 9 और into 100। अब जो फॉर्म आएगी वो p बाई q की फॉर्म है और वही हमारा फाइनल आंसर है। अब p और q दोनों इंटीजर्स आ गए। शॉर्टकट से कैसे करते हैं इसको शॉर्टकट से एक बार तो बार और डेसिमल को हटा के जो भी नंबर है लिख दो एज इट इज 3 4 7 1। ठीक है। माइनस क्या करते हैं बार के अलावा जो नंबर है बार के अलावा क्या नंबर है 347 बार और डेसिमल के अलावा जो नंबर है वो 347। ये तो बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने तो 9 एक नंबर के ऊपर बार है उतने तो 9 और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0। दो नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। सॉल्व कर लो बेटा यही आएगा। चेक करो यही आ रहा है। तो शॉर्टकट से भी कर लेते तो भी मार्क्स मिल जाते। ठीक है कोई डाउट क्लियर है। तो एक बार इसका वीडियो फिर से देख के और जो ये दो लास्ट के क्वेश्चन नहीं किए आपने टेस्ट पेपर में यही दो क्वेश्चन फिर से होमवर्क है सबको करके आना है अगली क्लास में। ये दो नंबर के क्वेश्चन ठीक है। चलो जाओ सर इनको कल तो बुलाया ना। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय।